हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC में। इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि मैथ्स के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि CGPSC का जो CSET पेपर टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि जो प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एक पहला जो होता है GS वाला पोर्शन और दूसरा होता है CSET वाला, ठीक है। तो ये CSET वाला जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा हमारे पास, जो इससे पहले के भी हमने एक वीडियो लेकर आया जिसमें हमने 10 क्वेश्चन लिया था, ठीक है। उस 10 क्वेश्चन में हमने 10 अलग अलग क्वेश्चन जो लिए थे वो अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से थे, ठीक है। तो इस बार का जो हमारा टेस्ट नंबर 2 है वो भी CSET के लिए बेसिस पर है। इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन रखा है और ये 10 क्वेश्चन भी 10 अलग अलग टॉपिक से है, ठीक है। तो वास्तव में ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कैसे हमको, क्योंकि हमको आता सब कुछ है लेकिन एट ए टाइम जब हमको किसी एक पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। और एक ही टाइप का हमारा दिमाग चल रहा होता है। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमको किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए अलग अलग टाइप का, तो हम उसके लिए कॉप अप कर सकें, उसको हम समझ सकें, ठीक है। तो इसलिए मैं ये 10 क्वेश्चन का मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हर दिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये सब एग्जाम में CGPSC में तो पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली CGL का लिया हुआ है, ठीक है ना, या रेलवे वगैरह के एग्जाम का लिया गया है। और CGPSC मतलब कई जगह एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। व्यापम के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे CG का कोई सा भी एग्जाम, चाहे SSC हो, रेलवे हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, क्या आपसे बन पा रहा है कि नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को पहले खुद भी अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे ना बने तब यहाँ पे सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या है। ये क्वेश्चन चाल, दूरी, समय से है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक से है। समय, चाल, दूरी मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, समय, चाल, दूरी, इस टॉपिक से है ये पहला क्वेश्चन। और उसमें भी औसत चाल से संबंधित है कि हमको औसत चाल कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमको क्या बोला है कि 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, मतलब 6 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, ठीक है ना। तो पहला 6 किलोमीटर वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तीसरा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चौथा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, हमको ये निकालना है, ठीक है। इसको बनाने का एकदम बेहद शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश करें कि क्या होगा। चलिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, औसत वाला जब क्वेश्चन होगा तो ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन के टाइप को समझा देता हूं, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। जो औसत चाल वाले जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, औसत चाल के जो क्वेश्चन है 2 तरह के पूछे जाएंगे। पहला क्या, पहला ये होगा कि हर एक चाल से वो समान दूरी ही तय करेगा, ठीक है। चाल भले अलग अलग हो लेकिन दूरी समान तय करेगा। और जो दूसरा होगा, असमान दूरी होगा, हर एक चाल के लिए हो सकता है कि अलग अलग दूरी को तय करे, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन है किसके बेसिस है कि 4 क्रमिक दूरियां 6-6 किलोमीटर के, मतलब ये समान दूरी वाले पे किया गया, ठीक है। तो मैं पहले समान दूरी वाला बताता हूँ कैसे करना है, इसके बाद असमान दूरी वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, पहले इसका मैं मेन मेथड भी बताऊंगा, इसके बाद शॉर्टकट ट्रिक को मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं समान वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना, जब हमको दूरी समान दिया हो। तो देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 2 स्थान है A और B, ठीक है, और B से C, ठीक है। 2 दूरी, एक यहाँ से यहाँ दूरी हो गया, एक यहाँ से यहाँ दूरी होगा। मान लेते हैं ये दोनों दूरी हमको क्या दिया हुआ है, बराबर दिया। जब ये दोनों दूरी हमको बराबर दिया रहेगा तब औसत चाल, और क्योंकि इसका हमको चाल तो दिया रहेगा, मान लेते हैं इसका जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे और इसका जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और अगर हमको पूछ दे कि भैया बताइए औसत चाल क्या होगा, ठीक है। अभी मैं केवल 2 चाल का बता रहा हूँ, 2 अलग अलग दूरी का बता रहा हूँ, बट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें 4 अलग अलग चाल दिए हुए हैं। दूरी समान दिया हुआ है लेकिन 4 अलग अलग चाल। उस केस में हम क्या करेंगे, तो पहले हम 2 वाला देख लेते हैं कि यदि 2 हमको समान दूरी दिया हुआ है, यहाँ से A से B गए, B से C गए, और इनके लिए चाल समान भी हो सकता है, अलग अलग, उससे कोई मैटर नहीं हो, बस दूरी पे फोकस करना है कि दूरी सेम दिया है कि नहीं। तो दूरी सेम दिया है, तो दूरी अगर सेम हो और 2 चाल दिया हुआ है तो औसत चाल निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2xy बटे में x प्लस वाई। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे सभी जो है औसत चाल वाले बन जाएंगे, समान दूरी वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि ये वाला चाल मेरा है, मैं ले लेता हूँ 10 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे
10 के एमपीएच और ये वाला मैं ले लेता हूँ y की जगह 20 के एमपीएच। अब इसमें सॉल्व कर देना, ठीक है। तो हमको दूरी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमको केवल चाल से, ये 10 और ये 20, तो यहाँ पे x की जगह 10 और y की जगह 20 रख देना। ये x और y क्या हमारे पास चाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10 × 20 और बटे में 10 और 20 को जोड़ देना है, ठीक है। तो 10 और 20 कितना हो गया 30, ये और हम इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना बच गया भाई हमारे पास, 2 ही है ना, तो 2ab, हाँ 2xy x प्लस, ये हो गया हमारे पास 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा औसत चाल हो जाएगा, ठीक है, अगर 2 चाल दिया रहेगा तब, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दूरी हमारे पास समान ही है लेकिन 3 बार दे दिया ऐसे, ठीक है, तीनों दूरी जो है समान है, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, ठीक है, 3 बार। और चाल हमको मान लो यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसके बाद y किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसके बाद z किलोमीटर प्रति घंटे दिया। तब हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो अगर फॉर्मूला याद रखना है तो ये फॉर्मूला देखिए, 3 बार अगर चाल दिया हो अलग अलग लेकिन दूरी सब समान है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूला होता है अगर 3 हमको अलग अलग चाल दिया हो तब। लेकिन इस मेथड से अगर बनाएंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इससे भी मैं एक आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व। फिर भी ये देखिए यहाँ पे 3 ही चाल दिया हो लेकिन क्वेश्चन में तो 4 चाल दिया और भी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और 4 चाल के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को सॉल्व करो, फिर ये दोनों को सॉल्व करो, फिर जो मिलेगा फिर से उसका औसत चाल, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर में आएगा, ठीक है। तो मैं बस एक ही मेथड बताने वाला हूँ जो समान दूरी चाल अलग अलग दिया रहे, चाहे 2 चाल दिया हो, 3 चाल दिया हो, 4 चाल या 10 चाल दिया हो, बस एक ही मेथड से बन जाएगा अगर दूरी समान दिया हो तब, ठीक है ना। चलिए हम इसी क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 4 चाल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन का हमारे पास ये सॉल्यूशन होने जा रहा है, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है कि अगर 2 चाल है तो फिर इस मेथड से 2xy/x प्लस y, अगर 3 चाल दिया तो 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है। 3 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, ये अब कॉमन मेथड है जो मैं नीचे बताने जाने वाला हूँ। तो इसमें हमको क्या करना है, जो हमको अलग अलग जो 3 चाल दिया हुआ है उस चाल का हमको पहले निकाल देना है। देखिए कितने बार चाल है भाई, यहाँ पे 4 है ना, 1 2 3 4 चाल है, तो मैं इसको यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो चारों चाल दिया हुआ है उन सब का एक एलसीएम निकालना होगा हमको। मान लेते हैं x y z p, मेरे पास 4 चाल है, ठीक है, इन सब का हमको एलसीएम निकालना होगा। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी मेथड से हमको सब फॉलो करना है, ठीक है। तो 4 चाल दिया हुआ है तो 4 का इंटू करेंगे। तो अब हमारे पास 25 50 75 और 150, 25 50 75 और 150, ये चारों का लघुत्तम निकालना है, ठीक है। तो 25 50 और 75 का जब लघुत्तम और 150 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको मिलता है 150, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इन चारों का चाल हो गया, चालों का एलसीएम हो गया 150, ठीक है, ये लघुत्तम है, याद रखना भाई। अब देखना क्या करना, जो लघुत्तम आया उस लघुत्तम से हम पहले वाले चाल से हम भाग देंगे, उस लघुत्तम को 150 से हम भाग देंगे पहले वाले चाल से। ओह थोड़ा सा और ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। जो लघुत्तम आया उस लघुत्तम को पहले चाल से भाग देना है, ठीक है, प्लस उसी लघुत्तम को हमको दूसरे चाल से भाग देना है, प्लस उसी लघुत्तम को हमको तीसरे चाल से भाग देना है, प्लस उसी लघुत्तम को हमको चौथे चाल से भाग दे देना है, ठीक है। अब भाग दीजिए तो देखिए ये 25 × 150 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 50 × 150 ये 3 आ जाएगा, 75 × 150 ये 2 आ जाएगा और 150 से कम 150 1 आ जाएगा। मतलब ऊपर में हमारा बचा हुआ 4 × 150 और नीचे 6 3 9 2 11 और 1 12, इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। तो यार इसको काटिए, 4 × 12 और 3 ये 50 बार में कट गया। इस तरह से जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, हमारा औसत चाल आ गया इस क्वेश्चन का। देखिए कितना आसान था, ठीक है। अभी इसको हम मेन मेथड से इससे बनाने लगते तो इसको सॉल्व करने में इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए, कम से कम 10 मिनट लगा सकते थे, जिसको अभी समझ में नहीं आया, फिर 3-5 मिनट तो एटलीस्ट लगा लेते। तो इस मेथड से हमको करना है हमेशा जब हमको समान दूरी दिया हो तब, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना है, अगर 3 चाल होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 3 लिखते, इंटू तीनों चाल का लघुत्तम निकालते हैं यहाँ पे, फिर जो लघुत्तम आ रहा है उन सब को, उस लघुत्तम को तीनों अलग अलग चाल से भाग देते और सबको जोड़ देते, इसके बाद सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता। तो इसका आंसर हो गया कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा टाइप का है कि असमान दूरी के लिए क्या करें हम, ठीक है। तो असमान दूरी के लिए जब औसत चाल निकालना हो तब इसका मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। असमान दूरी के लिए औसत चाल, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूँ। अगर हमको असमान दूरियां दी हो, ठीक है, और उसका हमको और चाल दिया हो, ठीक है, असमान दूरी दिया हो और चाल दिया हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ दिया हो, तब औसत चाल हमको निकालने का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी 5000 किलोमीटर है, ठीक है, 5000 किलोमीटर।
ये मान लेते ए से बी ये 2000 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बी से लेकर सी ये 1500 किलोमीटर हो गया, और सी से लेकर डी 1500 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2000 35 और 15 5000 टोटल हो गया ना, ठीक है। अब एक आदमी क्या करता है, ए से लेकर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। यहाँ से ए से बी तक का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से सी तक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी से डी तक का 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसा हमको चाल दिया है, और बोलेगा इसका औसत चाल। तो अब यहाँ पे वो वाला मेथड से हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है अलग अलग दिया है, तो इस मेथड से आना पड़ेगा। तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए यहाँ पे कुल दूरी हमको कितना दिया है, 5000, ठीक है। नहीं भी अगर दिया रहेगा तो 2000 प्लस 1500 करेंगे तो 5000 कुल दूरी मिल जाएगा। तो हम कुल दूरी की जगह हम लिख देंगे 5000, ठीक है, ये 5000 लिख दिए, ठीक है। अब कुल समय, अब जैसे कि समय का हमको फॉर्मूला पता है, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो पहला ये दूरी को तय करने में ये चाल था, तो ये दूरी और ये समय ये चाल लेंगे, ठीक है। तो पहला जो समय निकलेगा 2000 बटा इसके लिए चाल कितना है 40, तो 40 हो जाएगा, प्लस दूसरा हमारे पास है 1500, तो 1500 और इसके लिए चाल कितना है 60, तीसरा भी दूरी कितना है 1500 और इसके लिए चाल कितना है 30, ठीक है। अब नीचे जो हमको ये समय मिल गया, यहाँ से यहाँ तक का समय, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों समय मिल गया, ऊपर में कुल दूरी अब सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर में हो गया 5000 और इसको काटेंगे तो ये मिलेगा कितना 50, ठीक है। ये काटेंगे तो मिल जाएगा 25 × 150 और ये काटेंगे तो मिलेगा कितना 50। तो यहाँ पे टोटल जो हमको मिल जा रहा है कितना 50 50 100 और 125, तो यहाँ पे लिख देंगे 125। अब इसको जब काटेंगे तो 125 चौको 500 होता है, तो 4 और 0, यहाँ पे चाल हमको मिल जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, ठीक है, जो अभी मैं एग्जांपल दिया, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में। इससे पहले जो मैं बताया था जो चाल वाला, वो समान दूरी के लिए जो 2 के लिए था, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया। तो अब आपको सोचना है, थोड़ा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है कि क्या दूरी बराबर की बात कर रही कि नहीं। तो ये औसत चाल वाले में बस इतने ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल बताना है। ये रेलगाड़ी का समझ, ये जो है जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, ट्रेन से संबंधित ये प्रश्न है, और ये चाल दूरी समय के अंदर में आवाज। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप फिर से ट्राई करें और बताने की कोशिश करें। इसके बाद मैं बताता हूँ इसका क्या है। देखिए 2 गाड़ियाँ मान लो, 2 रेलगाड़ी, एक पहली रेलगाड़ी है ऐसा, ठीक है, ये पहली रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर दे दिया इसकी लंबाई। ये जो है मान लो इधर से इधर जा रहा है कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक है। इसके सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक है। उस ट्रेन की जो दूरी है उसकी जो लंबाई है वो 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और इधर से इधर जा रही है, इसकी चाल हमको नहीं दिया, तो इसकी चाल को हम x ले लेते हैं। लेकिन हाँ, ये दोनों ट्रेन कितने समय में पार कर रहे हैं, पार होने का जो समय है वो 6 सेकंड का ले रहे हैं, ठीक है। इतना हमको डाटा दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि ये दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जब भी 2 वस्तुएं ट्रेवल करेंगी एक दूसरे के विपरीत या एक ही दिशा में, तो वहाँ पे एक रिलेटिव स्पीड की यहाँ पे बात आती है, ठीक है, सापेक्ष चाल की यहाँ पे बात आती है, ठीक है, सापेक्ष चाल। तो अभी हम ट्रेन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन के केस में या फिर कोई बस है, ठीक है, तो अगर ये दोनों में सापेक्ष चाल की बात करेगा तो जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में आए, ठीक है, जब दोनों विपरीत दिशा में आए तो इस केस में हमको चाल जो सापेक्ष चाल मिलेगा, उस सापेक्ष चाल को निकालने के लिए हमको क्या करना है, दोनों को हमको ऐड कर देना है, ठीक है ना, दोनों को हमको प्लस कर देना है, इसके चाल और इसके चाल को ऐड कर देना है। लेकिन अगर मान लो दोनों ट्रेन या दोनों बस समान दिशा में अगर जाता तो हमको सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या करना होता, हमको माइनस करना होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस केस में हमारा सापेक्ष चाल क्या होगा यहाँ पे दोनों ट्रेन के लिए। तो सापेक्ष चाल के लिए एक का चाल हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल को हमने क्या रखा है x लिया है, तो ये 50 + x, ये हमारा क्या हुआ सापेक्ष चाल आया, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब 2 बड़ी जिसकी लंबाई दिया हुआ है, कुछ लंबाई वाली 2 वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना दूरी तय करेंगी, तो ये दोनों वस्तुओं की जो कुल लंबाई होती है उसको पार करने में उतना ही दूरी तय करना पड़ता है। जैसे ये 100 मीटर लंबी है और ये 120 मीटर लंबी है, तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए 100 + 120 220 मीटर की दूरी तय करेंगे। तो दूरी हमको हमेशा ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा 100 मीटर + 120 मीटर, मतलब 220 मीटर की दूरी इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में हमको इन दोनों ट्रेनों को चलना पड़ेगा, ठीक है, इतना 220 मीटर की दूरी, ठीक है ना। अब देखिए समय हमको पता चल गया कितना 6 सेकंड, 6 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी। दोनों के लिए चाल कितना हो गया 50 + x, और दूरी कितना हो गया इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पे चाल, दूरी या समय किसी का भी फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं
दूरी का अगर लगाता हूँ, ठीक है, तो दूरी क्या होता है भाई, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दूरी कितना है 220, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 220। चाल कितना हमारे पास 50 + x, तो इस चाल की जगह हमको सापेक्ष चाल लेना है 50 + x, और समय कितना लिया है 6 सेकंड, तो मैं यहाँ पे लूँगा 6, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बात और, यहाँ पे जो दूरी है ये क्या है, मीटर में दिया है, और ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सबको एक तरह बनाना पड़ेगा। तो इस मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग देना होता है, तो ये किलोमीटर बदल गया। और ये था, देखिए 6 सेकंड दिया हुआ, इस सेकंड को हमको किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए हमको 3600 से भाग देना होता है। बस यहाँ पे सॉल्व करना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये 2 से 2 खत्म, यहाँ से 1 से 1 0 खत्म, ये 6 छंग 36 खत्म। अब 22 और 6 का तिर्यक गुना हो जाएगा, तो 22 का कितना होता है 132, तो इधर आ जाएगा 132 बराबर ये कितना है 50 + x। अब 50 को उधर जाके माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 132 - 50 बराबर 82 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार 82 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी दो वस्तुएं एक दूसरे से साथ में एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में अगर गति करते हैं तो वहाँ पे सापेक्ष चाल निकालना होता है और कुल दूरी निकालना होता है कि कितना दूरी वो पास हो रहा है, ठीक है। अगर ये अपोजिट दिशा की जगह अगर सेम ही दिशा में दोनों जा रहे होते, दोनों एक ही दिशा में जा रहे होते, तो हमको सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या होता है, घटाना पड़ता, ठीक है। और बाकी दूरी को हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ABC एक कार्य को 30 दिन 20 दिन 10 दिन, ये जो है हमारा टाइम एंड वर्क का आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लिए, कार्य और समय, ठीक है, कार्य समय मजदूर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। ABC एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है तथा अगले दिन C का सहयोग मिलता है, तो यही क्रम अगर आगे चलता रहे तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लग जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि ABC 3 लोग हैं, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में कर सकता है। अब कॉन्सेप्ट ये है, फंडा यहाँ पे है कि ए जो है अकेले काम नहीं करता है। पहला दिन ए क्या कर सकता है, करता है बी के सहयोग से करता है, दूसरा दिन ए सी के साथ मिलकर काम करता है, और यही क्रम में वो आगे करते हैं। तो ये काम को पूरा कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगेगा, ठीक है। चलिए आप इसको बनाइए और आंसर बताइए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा तरीका सॉल्व करने का क्या होता है, जैसे पहले 3 लोग हैं हमारे पास, ए बी और सी, 3 लोग हैं, ठीक है। तीनों का टोटल समय लिखना है कि कितने कितने, तो ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब 30, 20 और 10 इन तीनों का हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम मिलेगा वो इनका टोटल कार्य होगा कि इतना कार्य को करना है, ठीक है ना। जो एलसीएम मिलेगा क्या मिलेगा, वो कार्य मिलेगा कुल, या ऐसा समझ लीजिए कि कुर्सी बनाना है उतना। तो 30, 20 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 60, मतलब कहने का कि मान लेते हैं कि 60 कुर्सियाँ इनको बनाना है, ठीक है। मतलब जो ए है 60 कुर्सी बनाता है 30 दिन में, बी 60 कुर्सी 20 दिन में और सी 60 कुर्सी 10 दिन में बनाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये 60 टोटल काम है, अब उनका हम एक एक दिन का काम निकालना होगा। यहाँ पे जो मैं निकालने वाला हूँ एक एक दिन का काम, 1 डे वर्क निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो ए 30 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 को 30 से भाग दे दीजिए, तो 2 कुर्सी बना सकता है एक दिन में। 60 को अगर 20 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। बी एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है, और सी 10 से अगर इसको भाग देंगे तो 6, तो सी एक दिन में 10 कुर्सी बना सकता है। हम तीनों का एक एक दिन का काम निकाल दिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा सॉल्यूशन। इतना समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखें। देखिए ए एक दिन के काम बी के साथ, मतलब पहला दिन जब काम करने गया ए, तो ए के साथ कौन काम किया, ए के साथ बी काम किया, ठीक है। जब दूसरा दिन काम करने गया ए, तो ए के साथ कौन काम किया, सी काम किया, ठीक है। तो जब पहला दिन ए और बी जब काम किए तो कितना काम हुआ, ए जो है अपना 2 कुर्सी बनाया, बी अपना 3 कुर्सी बनाया, ठीक है। तो 2 और 3 5 कुर्सी पहला दिन बन गया। फिर दूसरा दिन ए और सी गया, तो ए तो अपना 2 कुर्सी बनाया होगा, सी अपना कितना 6 कुर्सी बना होगा, तो 6 और 2 8 कुर्सी बना। मतलब पहला दिन 5 कुर्सी और दूसरा दिन 8 कुर्सी बना, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 2 दिन में कितना कुर्सी बन के तैयार हो गया, 5 और 8 13, ठीक है। 2 दिन में 13 काम हो गया, 13 कुर्सी बन के तैयार हो गया, ठीक है, 2 दिन में। फिर आगे अगला दिन 2 होगा तो फिर 13 कुर्सी और बनेगा, फिर अगला दिन 2 होगा तो फिर ऐसे काम बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले आया फिर अगले बार ए और बी आ जाएगा, फिर उसके बाद ए और सी आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 2 दिन में 13 काम हुआ, तो अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो 2 चौको 8, मतलब 4 बार यही पैटर्न चला तो 8 दिन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, तो ये 13 को भी हमको कितना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तो 13 चौको 52, ठीक है। 52 काम हो गया कितने दिन में, 8 दिन में काम हो गया 52, ठीक है। 8 दिन काम हो गया और 52 काम हो गया, ठीक है। 8वां दिन कौन आया होगा, ए प्लस सी आया होगा,
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे भी कर लीजिए ना भाई, दिक्कत क्या है। पहला दिन a प्लस बी आया, ठीक है, दूसरा दिन फिर a प्लस सी आया, तो ये दोनों में 2 दिन में काम कितना हुआ? 13 हुआ। फिर आगे a प्लस बी आएगा, फिर तो ऐसे करते करते जाएंगे तो टोटल 8 दिन में 52 काम हो जाएगा। अब बात आएगा 9वां दिन, ठीक है। 9वां दिन कौन काम करेगा? ए और बी फिर से काम करेंगे, ठीक है ना। 9वां दिन ए और बी काम करेंगे। ए और बी काम कितना करेंगे? 8, 5 काम फिर से हो जाएगा 9वां दिन, तो 52 और 5 57, 57 काम हो गया 60 में से, ठीक है ना। तो 9 दिन हो गया, 9 दिन में कितना काम हो गया भाई? 57 चेयर, 57 काम हम बना लिए, ठीक है। अब देखिए टोटल 60 था, 60 में से 57 काम हो गया, अभी भी कितना बचा है? 3 काम बचा हुआ है। अब अगला दिन कौन आने वाले हैं? ए और सी दोनों आने वाले हैं, ठीक है। काम कितना बचा है? 3, ठीक है। और ए और सी का बारी है। ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 8 कुर्सी बना सकते हैं। कुर्सी कितना बनाना है? 3। तो समय कितना लगेगा यहाँ पे? दिन भर का तो समय लगेगा नहीं, पूरा 10 दिन तो होगा नहीं, क्योंकि 8 कुर्सी होता तब दिन भर का समय लगता। लेकिन कुर्सी 3 ही है और एक दिन में ये दोनों ए और सी 8 कुर्सी काम बना सकते हैं, तो ये 3/8, 3/8 दिन और लगेगा। मतलब एक दिन से छोटा है, मतलब 9 दिन काम इधर हुआ और 3/8 इधर हुआ, तो ये हमारा हो गया 9 + 3/8, मतलब 9 3/8 डेज जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों से उधार लिया गया। तदनुसार 3 वर्षों के बाद उसे कुल कितना रकम दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं मैं 25,000 रुपये उधार लिया, ठीक है। पहला साल मेरे को 3% रेट देना पड़ा, इस रेट से हमको ब्याज देना पड़ा, दूसरे साल 4 और तीसरे साल 5। अब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमको लेना है, ठीक है ना। तो बताना है कि 3 वर्ष के बाद मुझे कितना रुपये हमको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो पहले हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। जैसे 3% है, 3% का मतलब क्या हो गया? 3/100। इसके बाद है 4%, 4% का मतलब क्या हो गया? 4/100। इसके बाद है 5%, 5% का मतलब होता है 5/100। तो ये पहले साल फर्स्ट ईयर में क्या हो गया? मान लो 100 रुपये अगर हम ब्याज लेते तो 100 + 3 103 रुपया देना होता कि नहीं? तो ये 100 और 103 लिख दूंगा, ठीक है। दूसरे साल में आए तो सेकेंड ईयर में हम अगर 100 रुपया उधार लेते तो 100 + 4 104 रुपया हमको देना पड़ता। फिर जब थर्ड ईयर में आए तो अगर हम 100 रुपया लेते तो 100 + 5 105 रुपये हमको देना पड़ता। बस इतना ही का फंडा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर इन तीनों का आप गुना कर देंगे तो आपको मूलधन मिल जाता है, ठीक है। और इन सब का गुना करोगे तो मिश्रधन मिलेगा, ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन में तो प्लस ब्याज जोड़ के जो हमको देना होता है वापस, वो हमारा मिश्रधन होता है, ठीक है। तो इन सब का एक्चुअली में ये अनुपात होता है। यहाँ पे गुना करने के बाद जो आएगा, यहाँ पे जो गुना, वो दोनों का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होगा, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए इसको थोड़ा काट सकते हैं क्या? देखिए अब चाहे तो इसको काट सकते हैं क्योंकि अनुपात है। जैसे 5 से कटेगा 21 बार में, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। जैसे ये 4 से कटेगा, 4 ये 26 बार में कटेगा। और ये 4 देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप काट सकते हैं, चाहे तो नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 से काटता हूँ इसको, ठीक है, 2 से काटूंगा तो ये 13 मिल जाएगा और 2 से काटूंगा तो ये 50 मिल जाएगा। या अब नहीं भी काटना तो काटे। इन सब का गुना करेंगे 100 और 5 का गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 50,000, ठीक है। और 103, 26 और 21 का जब गुना करेंगे तो मिलेगा 56,238, 56,238 इतना मिला, ठीक है। मतलब जो मूलधन था और जो मिश्रधन था उसका अनुपात इतना होगा। ये वाला हमको चुकाने वाला है, ये हम जो लिए हैं वो है। लेकिन क्या हम 50,000 लिए हैं क्या? इस 50,000 की जगह हमने लिया है कितना? 25,000 रुपये उधार लिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमने 25,000 लिया था। तो इस 50,000 को 25,000 बनाने के लिए इसमें हमको 2 का भाग देना होगा, ठीक है। इसमें हमको 2 का भाग देना होगा। इसी तरह जो हमारा मिश्रधन है, इस मिश्रधन में भी हमको क्या करना होगा? 2 का भाग देना होगा। तो इस मिश्रधन में जब 2 का भाग दिया जाएगा तो ये 26 दूनी 52 और 28 दूनी 56 ना, 52 थोड़ी है, 28 दूनी 56 और 119 दूनी 238। तो 28,119 रुपये हमको देना पड़ेगा। ये ऐसे निकालने का तरीका होता है। तो इसका हमारा पहला आंसर सही हुआ, ठीक है। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो रोक करके देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं एक बताऊंगा। ये साधारण ब्याज पे, ठीक है। इससे पहले वाला चक्रवृद्धि ब्याज पर था, ये जो है साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत लेवल का है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट हमको बनना चाहिए। तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये खुद करना है, आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर मतलब कौन सा ऐसा रेट है, किस दर से कोई धन जो है 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। खुद जितना भी पैसा अगर जो मूलधन होगा 8 साल में कितना, मतलब कितने दर पर दुगुना हो जाएगा, हमको ये बताना है। तो दर निकालना है हमको, दर,
ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को मान लेते हैं क्या कि कितना, हमको थोड़ी पता है कि कितना पैसा लिया हो, नहीं, और जब भी आपको परसेंट में निकालना तो आप कुछ भी मान सकते हैं मूलधन को, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास जो मूलधन है वो 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया मूलधन है। 8 वर्ष के बाद स्वयं का दुगना हो जा रहा है बोल रहा है, ये पहले साल के है, तो 8 वर्ष मतलब समय कितना हो गया हमारे पास 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद जो ये 200 रुपया 100 रुपया था वो कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, मतलब 100 का दुगना कितना होगा 200, ठीक है, समझ में आया ना। मतलब 100 रुपया था, 8 साल के बाद कितना हो गया 200 रुपया हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया ना भाई, दुगना हो गया मतलब ये मिश्रधन हो गया। इस मिश्रधन में क्या है, ब्याज भी तो जुड़ा हुआ है, तो अगर हमको अगर ब्याज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना हो गया, दुगना था तो 200, और मूलधन कितना था 100, तो ब्याज कितना मिला 200 माइनस 100, 100 रुपया हमको क्या मिला ब्याज। अब हमको दर निकालना है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं भी पता होगा तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देना। दर होता है क्या, ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 100, फॉर्मूला ही दर का ऐसे याद रखना भाई, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ये फॉर्मूला होता है दर का। एक्चुअली में क्या है, साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला है। साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, नीचे आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला है। अगर नहीं याद आता है दर का फॉर्मूला मूलधन का, तो आप साधारण ब्याज का लगा दीजिए। दर निकालना था इसलिए मैं कर दिया। ब्याज कितना था भाई 100 रुपये ब्याज, तो मैं 100 लिख दूंगा गुना में, वापस से फॉर्मूला वाला गुना 100। मूलधन भी कितना था हमारा 100 रुपये ही था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100, और समय कितना 8 वर्ष, तो 8 लिख दिए, 100 से 100 खत्म, ये 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100, 25/2, 25/2 का मतलब होता है 12.5, 12 सही 1/2%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 गुना बोला है 25 वर्ष में, आप निकाल के बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 है, एक आपको खुद करना, एक मैं बताऊंगा। देखिए 10%, 20%, 50% उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के समतुल्य होगी, हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए तो पहले एक बेसिक चीज़ समझिए, जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन होता है, मान लो कि तुम दुकान गए और 2 बार तुमको दुकानदार से बोले कि भैया, दुकानदार तुमको पहली बार मान लो 10% का छूट दिया, ठीक है, फिर दूसरी बार तुमको 20% का छूट दिया, तो भाई 2 बार क्यों छूट लेंगे, एक ऐसा कॉमन सा परसेंट होना चाहिए जो हमको उतना में ही छूट मिल जाए। तो उस चीज़ को वही को एकल छूट बोला जाता है, या समतुल्य बट्टा भी कहा जाता है, कि कितना तुमको एकल छूट के 10% और 20% के 2 बार देने के बजाय हमको एक ही बार बता दो भाई कि कितना छूट मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको कैसे निकाला जाए, तो ऐसा अगर मान लो 2 है तो इसका निकालने का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, क्योंकि छूट दे रहा है तो माइनस में लिखना है, -a -b और यहाँ पे प्लस a × b/100, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको पता चल जाए कितना छूट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ये पहले कितना 10% का छूट अगर मैं लिखा हूँ तो ये हो जाएगा -10, फिर दूसरे बार भी 20 का तो -20, और यहाँ पे प्लस ये 10 × 20/100, ठीक है। तो 2 से 2 जीरो खत्म, ये हो गया -30 और प्लस का ये 2 तो -28%, इतना हमको छूट मिलता, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है जो मैं 3 के लिए अप्लाई करता हूँ, 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगा। एक हमारे पास है 10%, 20% और 50%, ठीक है। देखिए मैं इसको भी रेशियो मेथड से बताऊँगा। जैसे 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5। इसके बाद 50% है, 50% का मतलब है 1/2, 50/100 काट देंगे तो 1/2, इतना ये तीनों का सब में हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या, मान लो अगर ये 10 रुपया कीमत होता तो वो 1 रुपये का छूट देता, तो 10 वाला सामान हमको कितना में मिलता है 1 रुपया छूट देने के बाद 9 रुपये में, तो ये 10 और 9 लिख देंगे। यहाँ 5 रुपये के सामान में 1 का छूट दे रहा है तो कितना हो जाता है, 5 में से 1 कर देंगे कम तो 4। 2 रुपये के सामान में 1 रुपये का छूट तो कितना 1 रुपये, तो 2 रुपये वास्तविक होता, उसमें 1 घटा देते तो 1 मिल जाता, ये हमारा, ठीक है। ये हमारा मेन मूल्य होगा, ठीक है, और यहाँ पे छूट देने के बाद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कटे तो काट दिए, 2 एक बार में और ये 2 बार में, अब नहीं कटेगा, तो ये 10 पंचे 50 हो गया, ठीक है, और ये 9 दूनी 18 हो गया। देखिए और कट रहा है क्या, 2 पंचे काट भी सकते थे, देखिए यहाँ भी काट सकते हैं, 2 9 18 और ये 2 25 बार में, 25 और 9 मतलब 25 रुपया कीमत था उस वस्तु का, और आपको कितना रुपये में दे रहा है, 9 रुपये में दे रहा है, ठीक है ना। तो छूट कितने का दिया भाई हमको, 16 रुपये का छूट दिया, ठीक है। अब छूट का प्रतिशत निकालना होगा तो छूट जो है उसको ऊपर लिख दीजिए, कितना पर छूट दिया 25 पर, तो मैं लिख दूंगा 25 नीचे और इंटू में 100, 25 चौके 100 और 16 चौके 64, हमको 64% का छूट मिला, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आप 2 3 4 5 10 कितना भी ये परसेंट छूट दिया रहेगा सब के लिए इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये 2 वाला भी बन जाएगा, जैसे देखिए 10% था तो ये क्या हो जाएगा 10 से 9, 20% था तो 1/5 मतलब 5 से हो जाता है ये 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते, तो 10 पंचे 50 और 9 चौके 36, कितने का छूट मिला है यहाँ पे 14 का, कितने पर, तो 14/50 पर मिल रहा है, 50 × 100, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28, देखो 28% का छूट मिल गया। तो आप ऐसे करना है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क होगा, 7वां क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, ठीक है। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है, ठीक है, वह 1 किलोग्राम के
1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है, वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका शुद्ध लाभ कितना होगा, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है कि उसके पास 1000 ग्राम का या 1 किलोग्राम का बाट है, उसको बोल रहा है क्या है कि भाई वो बाट 1200 ग्राम का है, ठीक है, मतलब 200 ग्राम का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉफिट क्या कि वो खरीद के ला रहा है जितना में भी, उस पर भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, 2 बार प्रॉफिट कमा रहा है। एक बार यहाँ पे बढ़ा के रख रहा है अंकित मूल्य को 10%, तो वहाँ पे लाभ हो जा रहा है, और यहाँ पे 1000 ग्राम की जगह 1200 बोल रहा है और 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है, तो ओवरऑल उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, तो पहले हम इस वाले प्रतिशत को हम लाभ में बदलते हैं कितना। देखिए 1000 ग्राम वो बाट था, लेकिन 200 ग्राम वो फायदा कमा रहा है, तो जो फायदा वाला है उसको ऊपर रखिए, किस पर, 1000, क्योंकि जो खरीद के लाया है वही उसका क्रय मूल्य होगा ना, तो 200 ग्राम का फायदा ले रहा है 1000 ग्राम के ऊपर, तो 1000 ग्राम को यहाँ और इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो प्रतिशत लाभ मिलेगा। तो 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, क्या बचा 20%। मतलब वो तराजू से वो 20% का लाभ कमा ले रहा है, और जो कीमत बढ़ा के 10% रखा है, ये दोनों से वो 20 और 10% का लाभ कमा रहा है। अब उसको ओवरऑल कितना प्रतिशत का शुद्ध लाभ हो रहा होगा, तो इसके लिए दोनों में लाभ हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, A+B + A × B / 100। देखिए इससे पहले वाले में माइनस किया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे छूट की बात कर रहा था, छूट बात कर रहा मतलब डिस्काउंट दे रहा था, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाता। जब ये दोनों माइनस का हो तब ये भी प्लस होगा, जब ये दोनों प्लस का हो तब भी ये प्लस होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस का जब होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो इस वाले केस में क्या होगा भाई, मान लो पहले 20%, 2 बार लाभ कमा रहा है ना, तो देखिए पहले 20, फिर से +10, फिर प्लस 20 और 10 का गुणा और बट्टे में ये 100, तो ये 2 से 2 जीरो खत्म, 20 और 10 ये 30, और यहाँ पे बच गए 2, ये 32% का लाभ आपसे कमा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, पहले 20% का लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से हो गया 6, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11, क्योंकि इस बार बढ़ा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, घटा, इस पिछले बार छूट था इसलिए मैं 5 से 4 कर देता, 10 से 9 करता, बट इस बार बढ़ा रहा है, ठीक है, लाभ कमाने के लिए, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये 10 पंचे 50 हो गया, और 11 छंग 66 हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, 50 रुपये वाला कितने में बेच रहा है वो, 66 में बेच, कितने का फायदा हो रहा है, 16 का फायदा हो रहा है, ठीक है ना, किस पे, 50 पे, तो 16/50 गुना 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32% का लाभ मिला। तो ये तरीके से करना है। ये दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 भी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों ने लिया, तो कक्षा में कुल कितनी संख्या थी, टोटल जनसंख्या कितनी थी बताया। देखिए मतलब एक क्लास है, उस क्लास में कुछ छात्रों ने क्या किया, 72% छात्रों ने जीव विज्ञान ले लिया, 44% छात्रों ने गणित लिया, ठीक है, और सभी ने कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है, लेकिन 40 ऐसे छात्र थे, ठीक है, 40 ऐसे छात्र थे जो दोनों विषय लेते। ये परसेंट नहीं है, याद रखना भाई, ये दोनों परसेंट है, ये परसेंट नहीं है, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है। मतलब 40 विद्यार्थी ऐसे थे जो जीव विज्ञान और गणित दोनों लेते हैं, तो उस छात्र मतलब कक्षा में कुल कितने छात्र वो बताना है। तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये जीव विज्ञान वाला सर्कल है, ठीक है, और ये गणित वाला सर्कल है, ठीक है ना। देखिए तो जीव विज्ञान कितने लोग लिए, 72%, तो ये पूरा सर्कल जो है, ये टोटल जो ओवरऑल सर्कल है ये 72% है, ठीक है, जो जीव विज्ञान लिए है, ठीक है। और ये पूरा जो सर्कल है वो किसका है, गणित का है। वो गणित वाले कितने हैं, 44%, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो बीच वाले पोर्शन है, ये इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं जो जीव विज्ञान भी लिए हैं और गणित लिए हैं, दोनों वाले हैं, ठीक है, जीव विज्ञान और गणित दोनों विषय वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रतिशत में हमको नहीं पता है भाई, ये तो संख्या दिया है हमको 40 संख्या हमको दिया हुआ है 40, प्रतिशत नहीं दिया है। इस प्रतिशत को अगर हम निकाल लें तो बहुत अच्छा है। तो देखिए कैसे करना होगा। इतना तो हमको पता है कि जीव विज्ञान और गणित या दोनों, ये सब जो मिला के है वो 100% होंगे। कुल जनसंख्या कितना है, 100% है, ठीक है, इतना में हमको खेलना है। तो देखिए ये पूरा जो सर्कल है 72% है, ये जो है दोनों वाले हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो दोनों जीव विज्ञान और गणित लेने वाले हैं वो X% लोग हैं, ठीक है। इस पहले X% की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अगर ये X है, ये पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है लेफ्ट वाला, ये अगर 72 है और ये सर्कल X है, तो 72 में से X घटा देंगे तो 72 - X, इतने % लोग जो क्या है, केवल जीव विज्ञान है, ठीक है। उसमें से गणित वाले निकल जाएंगे, ये केवल जीव विज्ञान, ठीक है ना। इसी तरह इसमें हाँ ठीक है, केवल जीव विज्ञान। और यहाँ पर ये टोटल 44% है ये पूरा सर्कल। तो अगर इस 44 में से ये जो X कॉमन वाला था उसको अगर मैं घटा दूँ तो ये जो 44 - X केवल गणित है। समझ में आया ना क्या क्या है। तो ये 72 क्या था, इसमें जीव विज्ञान टोटल था, जिसमें जीव विज्ञान और गणित दोनों थे। ये 44 जो है ये गणित और जीव विज्ञान दोनों वाला, लेकिन केवल जीव विज्ञान और गणित वाले X था, ठीक है। तो केवल जीव वाले 72 - X, केवल गणित वाले 44 - X। अब देखिए ये केवल जीव विज्ञान वाले हैं 72 - X,
केवल गणित वाले हैं 44 माइनस एक्स और दोनों वाले हैं एक्स, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल हमारा 100% होगा। समझ में आया ना, ठीक है। ये टोटल हमारा 100% होगा, एक एक विषय वाले और दोनों विषय वाले इन सबको मिलाऊंगा तो टोटल 100% छात्र होंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्स से खत्म हो गया, 72 प्लस 44, 72 और 44 होता है 116, 116 माइनस एक्स बराबर हो गया 100। ये एक्स को इधर भेजता हूँ, 100 को इधर, तो 116 माइनस 100 बराबर एक्स। तो एक्स कितना मिल गया 16%, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों विषय वाले हैं कितने हैं 16% है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो जीव विज्ञान और मैथ दोनों लिए हैं, ठीक है। लेकिन जनसंख्या में कितना दिया हुआ है भाई 40 दिया हुआ है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ये 16% में है और ये संख्या में, मतलब 16% का वैल्यू क्या दिया है 40। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 16% क्या है जिसमें जीव विज्ञान और गणित दोनों वाले हैं और इसमें संख्या में 40 दिया। 16% का वैल्यू 40 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा 40/16, ठीक है। अब जब 1% का वैल्यू 40/16 है तो हमको तो कुल जनसंख्या बताना है ना, कुल संख्या, तो कुल संख्या 100% है। तो इस 1 को 100% बनाने के लिए हमको इधर 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इधर 100 का गुणा करेंगे तो हमको यहाँ भी 100 का गुणा करना होगा, ठीक है। इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 4, ये 10 में 40, ठीक है, और 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 25 चौको 100। तो 25 और 10 का गुणा, तो 25 गुना 10 हो जाएगा 250। मतलब छात्रों की कुल जनसंख्या थी 250, जो हमारा की ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप बनाएं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से इस टॉपिक का अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पात्र ए और बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 3:2 हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं, ठीक है। पहले क्या इसको समझिए, जैसे एक मान लेते हैं पात्र है, इस पात्र में ये पहला पात्र ए है, इस पात्र में अम्ल और जल दोनों है, ठीक है। तो अम्ल और जल दोनों का अनुपात 4:3 है, ठीक है। एक दूसरा भी पात्र है, इस पात्र, ये पात्र बी है, यहाँ पे अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। एक तीसरा पात्र है हमारे पास सी, ठीक है। इस सी में हमको क्या बनाना है, जो अम्ल और जल का अनुपात बनाना है वो 3:2 बनाना है, ठीक है। तो इसको किस अनुपात में, मतलब ए वाले से और बी वाले से दोनों में जो मिश्रण है उसको किस अनुपात में मिलाएंगे कि सी में अम्ल और जल का अनुपात 3:2 हो जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब वो देखिए। इसके दो मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वाला टाइप का क्वेश्चन है उसको जो ईजी मेथड होता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या करना है, तो इसमें अम्ल और जल टोटल कितना है भाई हमारे पास, देखिए 7, 4 और 3 7 हो गया कि नहीं। यहाँ पे बी में कितना है 5 और 3 8, 8 टोटल मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बनाना कितना है 3 और 2 5 बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, इसमें चाहे तो अम्ल का भिन्न निकाल लीजिए सब जगह, या फिर सब में जल का भिन्न निकाल लीजिए, तब सॉल्व करने का। तो ठीक है, जो पहला वाला जो है ए, ठीक है, मतलब जो पहला कंटेनर है ए, इस ए में अम्ल की मात्रा हम निकालते हैं, ठीक है। मतलब पहले वाले मिश्रण में अम्ल, और जो दूसरा जो बी वाला मिश्रण है उसमें भी हम अम्ल निकालते हैं। कैसे निकालना, अम्ल निकालने का मतलब क्या, टोटल 7 है, 7 में से 4 अम्ल है यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत में क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान रखना अम्ल और जल, पहले वाला अम्ल है बाद वाला जल। तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा है 4 बटा टोटल कितना है 7, 7 में से 4 अम्ल है, यहाँ पे गए तो 8 में से 5 अम्ल है, तो हो गया 5/8, ठीक है। और जो सी वाला कंटेनर, यहाँ पे अम्ल कितना है भाई 5 में से 3, तो ये हो गया 3/5, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको इरेज कर, देखिए अब इसमें क्या करना है, ये दोनों को माइनस करना है और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर, और ये दोनों को माइनस करके हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये 4/7 और 3/5 को माइनस करके यहाँ पे लिखना है, और 5/8 और 3/5 को घटा के यहाँ पे लिखना है। अब माइनस में हमको नेगेटिव नहीं लेना, हमेशा पॉजिटिव में ही लाना है, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। तो ये 4/7 में 3/5 घटाता हूँ मैं, 4/7 में 3/5, ठीक है। और यहाँ पे हमको 5/8 में 3/5 घटाना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये दोनों को घटा के यहाँ पे क्रॉस लिखना है, ये दोनों को घटा के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब घटाते हैं, तो 5/8 में 3/5 घटाते हैं, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ उसी चीज़ को, 5/8 में 3/5 घटा रहे हैं, और यहाँ पे 4/7 में हम 3/5 घटाते हैं। सॉल्व करते हैं, तो 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 8 = 24 और बट्टे में 8 × 5 = 40, ठीक है। ये अनुपात हमको यहाँ पे मिल रहा है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये 5 को 20
माइनस 7 दिया 21 और ये हो गया 7 बना 35। ठीक है, अब 24 में से 25 में से 24 घटाएंगे तो 1/40 अनुपात, ये 20 में से 1 घटाएंगे -1, लेकिन हमको माइनस नहीं लेना, हमेशा प्लस में ही लेना है। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो हो गया 1/35। इस अनुपात में हमको लेना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा और साधारण कर लेते हैं। इसको और साधारण कैसे करें, देखिए ये अनुपात में है तो अनुपात में हम नीचे नीचे को काट सकते हैं, ऊपर ऊपर को काट सकते हैं। ठीक है, 5 7 35 और ये 5/8, 8/40। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ 1/8 अनुपात 1/7। अब इसको कैसे करें, इसको हमको इस टाइप में लाने के लिए हमको क्या करना है, नीचे वाले को हमको सेम बनाना होता है। तो नीचे वाले को सेम बनाने के लिए हमको यहाँ पे 7 का गुना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब ये वाला 7 यहाँ पे। ठीक है, और नीचे में भी 7 और 8 का गुना हो जाएगा कितना, 56। और यहाँ पे ये 7 है तो यहाँ पे 8 का ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में 8 और नीचे में 8 7 56, नीचे सेम हो गया खत्म। मतलब क्या मिला, 7:8। इस अनुपात में हमको मिलाना पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है जो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी वैसा बनाया नहीं होगा इसलिए समझ में भी नहीं आएगा, तो उसको अलग से एक वीडियो में पूरा 3 4 5 क्वेश्चन करा के सॉल्व कराना होगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके भी इसको समझने की कोशिश करें, इसको रिप्ले करके पीछे जाके भी आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2 और 1 का अनुपात है, ए और बी के पूंजियों में 3 और 2 का अनुपात है। यदि उनको 15,7300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए, लाभ में से कितने रुपए बी को मिलेंगे, हमको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हमको क्या करना है, ये वाला जो है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, पार्टनरशिप का ये साझा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2-3 तरह का क्वेश्चन है। एक साझा होता है कि सभी समान समय के लिए लगाए हैं। ठीक है, मतलब एक साथ शुरू करते हैं सब अपना अपना पैसा लगा के समान समय के लिए। ठीक है ना, पैसा कुछ भी लगा सकता है। और एक ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान लो शुरू में लगा दिया कोई पैसा, कुछ लोग हो जाएंगे जो 2 महीना बाद आएंगे, कुछ लोग 5 महीना बाद, ऐसे करके अलग अलग में आएंगे। ठीक है, तो ये जो है समान समय वाला, एक ही समय में लगाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन पैसा अलग अलग, तो पैसा अलग अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए देखते हैं ए और सी कितना लगाते हैं भाई। तो ए और जो सी पूंजी जो लगा रहे हैं उनका अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, इसी तरह ए और बी जो पूंजी लगा रहे हैं उसका अनुपात 3 और 2 है। तो क्या हम किसी तरह इसको ये निकाल सकते हैं कि ए बी और सी किस अनुपात में पूंजी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से पहले हमको ये तीनों को एक साथ अनुपात बनाने आना चाहिए। ठीक है ना, ये रेशियो वाला भी क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात भी आप साथ साथ पढ़ रहे हैं साझा वाले के साथ साथ। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर ये ए यहाँ पे है तो यहाँ पर भी अगर ए हो जाए तो काम बन जाएगा, आसानी से ये बना लिया जाएगा। तो कैसे, इस ए को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, अगर इस ए को यहाँ ले आऊँगा तो 2 को भी इधर जाना होगा, मतलब सी अनुपात अगर ए कर देंगे तो ये हो जाएगा 1:2। ठीक है ना, और ये ए और बी को यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए और बी कितना दिया हमको, 3:2 दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नया अनुपात मिलेगा सी, फिर ए वाले को बीच में और बी, ए अनुपात हम ऐसा लिख सकते हैं सी, ये ए जो दो यहाँ पे जो कॉमन रहेगा क्रॉस दी उसको हम बीच में लिखेंगे और बी यहाँ पे, तो सी ए बी का अनुपात यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा आप देखिएगा, इस 3 का गुना इसके साथ पहले करिए तो 3 एकम 3 अनुपात, इस 3 का गुना इसके साथ करिए तो 3 दूनी 6 अनुपात, फिर इस 2 का गुना इसके साथ कर दिए तो 2 दूनी 4। तो सी ए बी का अनुपात 3:6:4 में। अगर इसी को थोड़ा उलट फिर कर देंगे तो ए बी सी मिल जाएगा। ए कितना हो जाएगा, बीच वाला 6। ठीक है, बी कितना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और सी कितना हो गया शुरू वाला, तो ये हो गया 3। ये ए बी सी का अनुपात इतना मतलब इस अनुपात में वो पैसा जो है इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किया गया जो अनुपात होगा, निवेश का अनुपात ये है। ठीक है, अब देखिए जो जितना ज़्यादा निवेश करेगा उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। ठीक है ना, कि टोटल लाभ कितना हुआ है, 1,57,300 रुपये का लाभ हुआ है। तो जिस अनुपात में वो लोग निवेश किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उसी अनुपात में लाभ भी मिलेगा। ठीक है ना, तो अब कैसे निकाला जाएगा भाई, बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, तो बी देखो यहाँ पे बी का कितना निवेश था, 4 था। ठीक है ना, बी का निवेश कितना है, 4 का है। कितने में से भाई, तो 6 4 10 और 3 13। ठीक है, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 4 बटा ये टोटल में से 4 का हिस्सा किसका है भाई, बी का है, क्योंकि बी का ही निकालना। और टोटल कितना है, 1,57,300, तो 1,57,300 को यहाँ पे गुणा में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये 4 बटा 6 4 10 13 हो गया, 4 बटा 13 गुणा 15 73 00। अब इसको काटिए, 13 से इसको काटते हैं, 13 एक बार में, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और ये 2 0। ठीक है, 12,100, इस 12,100 को गुणा 4 के साथ अब कर दीजिए तो आंसर क्या मिल जाएगा 48,400 रुपये जो है बी का हिस्सा होगा। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ए का पूछता तो ए का कैसे करते, 6 बटा 13 इंटू 1573 00 करते। अगर सी का पूछता तो क्या करते, 3 बटा 13 इंटू 1573 00 करके सॉल्व कर देते। ठीक है, तो ये आसान होता है। ठीक है, तो
ये हमारा आज के वीडियो का 10 क्वेश्चन था, जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छा था। अगर आपसे बनता है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप सीसेट के लिए तैयार हैं। अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा आपको मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से सीखेंगे, मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, हम 10 नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। चलिए।